नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 19 भाग 1 देखा था। भाग 1 में आपको बताया गया उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं और फिर आपको कुछ उत्सर्जी अंगों के बारे में बताया गया कि अलग अलग जीवों में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। फिर आपको लास्ट में बताया गया था कि मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र किससे मिलकर बना होता है। तो आपको याद कराया था मैंने, और मैंने ये कहा भी था कि आपसे ये पूछूंगा कि मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में तुरंत दे दीजिए। हालांकि मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र किससे मिलकर बना होता है। एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी से, पेयर ऑफ किडनी। एक जोड़ी मूत्र नलिका यानी पेयर ऑफ यूरेटर्स। एक मूत्राशय यानी सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट एक मूत्र मार्ग यानी सिंगल यूरेथ्रा से मिलकर बना होता है। तो मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो मैंने आपको बता दिया, जिनके नाम लास्ट में आपसे क्वेश्चन किए गए थे भाग 1 में। तो वो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, तो उनका आंसर आप दे सकते हैं और काफ़ी इजी था, इसलिए आवश्यक नहीं है यहाँ पर उसके आंसर्स देना। अगर फिर भी नहीं आता है उसके आंसर्स तो आप वो वीडियो फिर से देखेंगे तो सारे आंसर्स आपके मिल जाएंगे। आज आपको भाग 2 में उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा। हम शुरू करेंगे मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र के बारे में, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कार्य कैसे करता है उत्सर्जी तंत्र के सभी अंग। उत्सर्जी तंत्र मैंने आपको बताया था 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र। एक जोड़ी वृक्क से, वृक्क यानी किडनी। फिर एक जोड़ी यूरेटर से, पेयर ऑफ यूरेटर। एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। यहाँ पर मैंने फिगर बना रखा है। ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें इंटरनल ऑर्गन दिखाए गए हैं, किडनी और उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन में सहायता करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये किडनी है, दोनों साइड में होते हैं, राइट और लेफ्ट में। और इनसे जितने भी सहायक चीज़ें हैं सब यहाँ पर बनाई गई हैं। ये आपका है रीनल आर्टरी यानी वृक्कीय धमनी, ये जिसमें लाल रंग का रक्त दिखाया गया है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके माध्यम से आता है, आर्टरी यानी धमनी के माध्यम से। तो ये वृक्क में किसके माध्यम से पहुंचता है, वृक्कीय धमनी के माध्यम से पहुंचता है। फिर यहाँ पर आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये है आपका वृक्कीय सिरा, वृक्कीय सिरा। और आपको पता है सिरा में से कौन से रक्त का परिसंचरण होता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए इसका रंग नीला है। दोनों किडनी में जाता है। किडनी से प्रत्येक किडनी से एक मूत्र नलिका निकलती है यानी यूरेटर निकलता है। 2 किडनी है तो दोनों से एक एक निकलता है यानी पेयर हो गया, एक जोड़ी यूरेटर पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये यूरेटर है। किडनी से ये यूरेटर ही मूत्र को लेकर आता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय कहते हैं। यहीं पर मूत्र इकट्ठा होता है और जब एक लेवल पर पहुंच जाता है तो उससे हमें ये महसूस होता है कि यूरिन पास करने का समय है। और यूरिन मूत्राशय से किसके माध्यम से बाहर आता है, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग के माध्यम से। यानी ये 4 चीज़ें आपके उत्सर्जन तंत्र के अंग कहलाते हैं। हमारा या मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र इन 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ध्यान में आपको रखना है कि कौन कौन से पेयर में पाए जाते हैं, कौन कौन से सिंगल में पाए जाते हैं। तो वृक्क पेयर में होता है यानी जोड़ी में 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। यूरेटर यानी मूत्र नलिका 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। यूरिनरी ब्लैडर 1 होता है सिंगल, और यूरेथ्रा भी 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर एक किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब इसको छोड़कर हम यहाँ पर समझेंगे। पहले हम वृक्क यानी किडनी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, कार्य बाद में पढ़ेंगे, किडनी कैसे कार्य करता है इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि किडनी की संरचना कैसे होती है, उनमें उनकी जो संरचनाएं हैं उन्हें क्या क्या नाम दिया गया है, उन नामों को हम याद करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि प्रत्येक किडनी में रक्त वाहिनियाँ जाती हैं ना। तो इन्हीं रक्त में रक्त क्या करती हैं, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वहाँ से ये रक्त अपशिष्ट पदार्थ जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनता है उनको लेकर आती हैं, रक्त लेकर आती हैं कहाँ पर, किडनी के पास। और किडनी से कहती हैं भैया हमको साफ़ करो, बहुत गंदगी है हमारे अंदर। तो किडनी क्या करता है, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को छान देता है। ध्यान से समझिएगा, ये एक्वागार्ड की तरह कार्य करता है। टंकी से पानी गंदा आता है, एक्वागार्ड साफ़ करता है और साफ़ करने के बाद जो गंदगी है उसे बाहर निकालता है। यही कार्य यहाँ पर किडनी का होता है। हमारी रक्त समस्त कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों को लेकर जाता है कहाँ पर, किडनी के पास। अब किडनी इसे लगातार छानती रहती है, फिल्टर करती रहती है। बताएंगे कैसे फिल्टर करती है। और फिल्टर करके जो गंदा अपशिष्ट पदार्थ है उसको यूरेटर यानी मूत्र नलिका के माध्यम से कहाँ पहुँचा देता है, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्र मार्ग में पहुँचा देता है। ठीक, और फिर शुद्ध रक्त को वापस अपना भेजता रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और फिर हम उसके बाद उसका कार्य पढ़ेंगे, कैसे वो कार्य करता है। ये है आपका एक किडनी का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका शेप कैसा होता है, इनका साइज़ क्या होती है। तो वृक्क की जो आकृति होती है यानी शेप, वो होती है सेम के बीज के आकार के, सेम के बीज की आकृति के होते हैं। ध्यान से समझिएगा, सेम का बीज आपने देखा है ना। अगर आप सेम का बीज नहीं देखा है तो राजमा तो ज़रूर खाए होंगे। तो राजमे का बीज यानी राजमा का सीड कैसा होता है, ऐसा होता है। और किडनी का शेप भी यही होता है। ध्यान से समझिएगा, राजमा नहीं कहेंगे, यहाँ पर सेम की आकृति कहेंगे। सेम के बीज की आकृति के समान होता है। सेम का बीज भी एकदम राजमे के बीज के तरीके से होता है। अब ये मत समझिएगा कि उतना ही छोटा होता है, नहीं, यहाँ पर आकृति बोली गई है, आकार नहीं। हमारी जो किडनी होती है वृक्क, वो सेम के बीज की आकृति की होती है, आकार की नहीं। आकार में तो काफ़ी बड़ा होता है, ये इतना बड़ा होता है। हमारी जो किडनी है वो इतनी बड़ी साइज़ में होती हैं, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। तो मायने रखता है, इतना बड़ा होता है। बस उसका शेप क्या है, तो शेप है सेम के बीज के आकार का। अगर आप वयस्क मनुष्य के किडनी की बात करें तो वयस्क मनुष्य का जो किडनी है यानी वृक्क है, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई की अगर आप बात करें, चौड़ाई तो ये होता है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग कितना होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर। अगर आप मोटाई की बात करें कि कितना मोटा होता है, तो ये होता है 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। बात समझ में आई, याद करिए तुरंत। वृक्क यानी किडनी वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और वृक्क का वृक्क की आकृति सेम के बीज के समान होती है। इतना आपने याद कर लिया। चलिए अब आइए हम वृक्क की संरचना के बारे में देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जो वृक्क होता है वो एक रेशेदार संपुट से घिरा होता है। अगर आप इसका भार देखेंगे तो वयस्क मनुष्य में इसका भार 120 से 170 ग्राम तक होता है। ठीक है, वृक्क का भार कितना होता है, 120 से 170 ग्राम। वृक्क की केंद्रीय भाग अगर आप देखेंगे, सेंट्रल रीजन, तो सेंट्रल रीजन जो होता है वो अवतल होता है। ठीक है, अगर आप इसके मध्य भाग में देखें तो प्रत्येक किडनी के मध्य भाग में एक छोटा सा खांचा होता है।
यानी खाली स्थान होता है, जहाँ से उस खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उस खाली स्थान को कहते हैं हाइलम। और इसी हाइलम से ही यूरेटर यानी मूत्र नलिका, रीनल वेन, रीनल आर्टरी यानी हम कह सकते हैं रक्त वाहिनियाँ तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर आप समझ लीजिए। फिगर में ये चीज़ें जो देख रहे हैं अलग अलग बॉक्सेस हैं, बताएंगे इन्हें क्या कहते हैं। चलिए बता देते हैं। ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को कहा जाता है रीनल पिरामिड, यानी इसे हम वृक्क या मध्यांश पिरामिड भी कहते हैं, वृक्क पिरामिड। यहाँ पर आप ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो अलग अलग वृक्कीय पिरामिड के पास गया हुआ है, ये है आपका रीनल वेन, रीनल वेन यानी वृक्कीय सिरा, रीनल वेन। मैंने बताया ना, रक्त इसी में आता है, किडनी में आता है रक्त, और रक्त क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। रक्त में उपस्थित जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं इसके माध्यम से, किडनी के माध्यम से। रीनल आर्टरी आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये जो है ये रक्त वाहिनियाँ हैं जो शुद्ध रुधिर को लेकर जाती हैं यहाँ पर, जिनमें ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इसको भी, किडनी को भी वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। तो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है और फिर यहाँ पर फिल्टर होता है, और फिल्टर होके किसके माध्यम से, रीनल वेंस के माध्यम से वापस आ जाता है रक्त। और जो फिल्ट्रेट होता है अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है वो यूरेटर के माध्यम से, इन्हीं पिरामिड में से होकर यूरेटर के माध्यम से मूत्राशय में चला आता है, और मूत्राशय से बाहर निकल जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा। क्लियर है? ये जो हरे रंग से बनाया गया है ये है आपका एक संरचना जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस यानी वृक्कीय श्रोणि, हिंदी में कहते हैं वृक्कीय श्रोणि। ये जो आप देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया, वृक्क के मध्य में एक खांचा होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। इसी हाइलम के माध्यम से याद करते चलेंगे कि वृक्क एक संयोजी ऊतक, जिसे जो कि रेशेदार संपुट कहलाता है, यहाँ पर लिखा है फाइब्रस कैप्सूल, यानी हिंदी में रेशेदार संपुट। वृक्क एक संयोजी ऊतक जिसे रेशेदार संपुट यानी फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, से ढका होता है। ठीक है, ढका होता है। प्रत्येक वृक्क के मध्य में एक खांचा होता है जिससे होकर वृक्क के अंदर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियाँ तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। यहाँ पर हमने तंत्रिका नहीं बनाया है क्योंकि वो आप सिर्फ समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, अभी यहाँ पर उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक, तो वृक्क एक रेशेदार संयोजी ऊतक के संपुट से घिरा होता है और इसके मध्य में एक खांचा होता है जिसे हाइलम कहते हैं। वृक्क के हाइलम के माध्यम से ही वृक्क के अंदर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियाँ तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। क्लियर है? हाइलम के भीतरी ओर आप देख रहे हैं ना, ये हाइलम के भीतरी ओर एक कीप के समान संरचना होती है। आप देख रहे हैं कीप यानी कुप्पी जिससे तेल डाला जाता है ना, उसका शेप कैसा होता है, ऐसे। तो वो ऐसे ही है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। ठीक, तो ये जो कीप के आकार की जो संरचना होती है इसे हम कहते हैं वृक्कीय श्रोणि। ठीक है, याद करेंगे, याद करते चलेंगे। हाइलम के ठीक पीछे एक कीप के समान संरचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणि यानी रीनल पेल्विस कहते हैं। और इस वृक्कीय श्रोणि से कई सारे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, प्रक्षेप। इस वृक्कीय श्रोणि यानी रीनल पेल्विस से ढेर सारे
प्रक्षेप निकले होते हैं, ढेर सारे प्रक्षेप निकले होते हैं, जितने भी हरे कलर की संरचना दिखाई दे रही है ढेर सारे प्रक्षेप निकले होते हैं, इन्हें हम रीनल कैलिक्स कहते हैं। इन्हें रीनल कैलिक्स यानी वृक्कीय चूसक, हिंदी में कहते हैं वृक्कीय चूसक। अब देखिए जो बड़ा वाला चूसक है उसे हम कहते हैं मेजर कैलिक्स इंग्लिश में, ठीक है। ये जो है जिससे तीन पीस क्या निकले हैं, छोटे छोटे, तो ये जो बड़ा वाला है इसे हम कहते हैं मेजर कैलिक्स, और इनसे जो छोटे छोटे निकले हैं ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, इन छोटे वालों को कहा जाता है माइनर कैलिक्स। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। याद किया आपने? हाइलम के ठीक पीछे कीप के आकार की संरचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणि कहते हैं, और वृक्कीय श्रोणि से कई सारे प्रक्षेप निकलकर पिरामिड में जाकर धंसते हैं। इन प्रक्षेप को वृक्कीय चूसक यानी रीनल कैलिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब हम किडनी के अंदर के बारे में बात करेंगे। किडनी को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कॉर्टेक्स रीजन, बाहरी जो भाग होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो भीतर का भाग है उसे हम मेडुला यानी मध्यांश कहते हैं। कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक। वृक्क को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में वल्कुट, और दूसरा मेडुला यानी इसे हिंदी में कहा जाता है मध्यांश। क्लियर है? प्रत्येक वृक्क को 2 भागों में बांटा जाता है, बाहरी वल्कुट तथा भीतरी मध्यांश में। तो यहाँ पर बना के दिखाया गया है वृक्क का यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो है वो कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स यानी वृक्कीय वल्कुट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वृक्क के भाग को कहा जाता है रीनल मेडुला यानी वृक्कीय मध्यांश। याद करेंगे, प्रत्येक वृक्क को 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी कॉर्टेक्स यानी वल्कुट तथा भीतरी मेडुला यानी मध्यांश। ये जो मध्यांश हैं वो 10 से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10 से 12 बोल सकते हैं, मैंने 13 बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्यांश 10 से 12 शंक्वाकार, देखिए शंक्वाकार है, शंक्वाकार संरचना बनाती हैं तथा ये संरचना कहाँ पर धसी होती हैं? यहाँ। ये क्या है? ये है रीनल पेल्विस यानी वृक्कीय श्रोणि। याद करेंगे, मध्यांश 10 से 12 शंक्वाकार संरचना बनाती हैं जो वृक्कीय श्रोणि में धसी होती हैं। ठीक है? ये जो नसें हैं, रक्तवाहिनियाँ हैं, रक्तवाहिनियाँ इनसे सटी होती हैं। ठीक है? रक्तवाहिनियाँ इनसे सटी होती हैं। रक्त में जो भी घुलनशील पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो इनमें चले जाते हैं, रीनल मेडुला में, रीनल मेडुला में चले जाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, वृक्क के 2 भाग हैं, एक कॉर्टेक्स हो गया, दूसरा रीनल मेडुला। रीनल मेडुला यानी मध्यांश, रीनल मेडुला 10 से 12 पिरामिड्स बनाती हैं, या कह सकते हैं एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो वृक्कीय श्रोणि यानी रीनल पेल्विस के में धसी होती हैं, और इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? रीनल पिरामिड यानी वृक्कीय पिरामिड। वृक्कीय पिरामिड याद करेंगे। वृक्क के 2 भाग होते हैं, ऐसे याद करेंगे, वृक्क के 2 भाग होते हैं, बाहरी कॉर्टेक्स यानी वल्कुट और भीतरी मेडुला यानी मध्यांश। वृक्क का जो भीतरी भाग होता है मध्यांश, वो 10 से 12 शंक्वाकार संरचना बनाती है जो वृक्कीय श्रोणि में धसी होती है। इस शंक्वाकार संरचना को वृक्कीय पिरामिड यानी रीनल पिरामिड कहते हैं। रीनल पिरामिड के पास ही ये जो नसें हैं, रक्तवाहिनियाँ हैं, बिखरी होती हैं, और उनसे रक्त इसके अंदर जाता है, और वहाँ से छन कर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इनके माध्यम से यानी वृक्कीय चूसक के माध्यम से, रीनल कैलिक्स के माध्यम से, फिर रीनल पेल्विस से होता हुआ, फिर यूरेटर से होता हुआ
मूत्राशय में और मूत्राशय से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसकी संरचना को अच्छी तरीके से समझेंगे, याद करेंगे। आपने पढ़ा वृक्क एक संयोजी ऊतक से ढका होता है। इस संयोजी ऊतक को फाइब्रस कैप्सूल या रेशेदार संपुट कहते हैं। प्रत्येक वृक्क के मध्य में एक खांचा होता है जिसे हाइलम कहते हैं। इसी हाइलम के माध्यम से मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। फिर आपने पढ़ा वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी वलकुट और भीतरी मेडुला यानी मध्यांश। प्रत्येक मेडुला 10 से 12 शंक्वाकार संरचना बनाती है जो वृक्कीय श्रोणि में धसी होती है। वृक्कीय श्रोणि में धसी होती है। इस संरचना को हम रीनल पिरामिड या वृक्कीय पिरामिड कहते हैं। प्रत्येक पिरामिड का अगर आप देखेंगे, प्रत्येक पिरामिड का, इसी पिरामिड को ले लीजिए, प्रत्येक पिरामिड का ये आधार भाग है और ये इसका अग्रभाग है। ये आधार भाग है और ये है अग्रभाग। तो क्या कहेंगे, प्रत्येक वृक्कीय पिरामिड का आधार भाग चौड़ा होता है तथा अग्रभाग पतला व शंक्वाकार होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक पिरामिड का आधार भाग चौड़ा होता है। प्रत्येक पिरामिड का ये आधार भाग है, आधार भाग चौड़ा होता है तथा अग्रभाग पतला व शंक्वाकार होता है। इस भाग को क्या कहते हैं, रीनल पैपिला, या इसे हम कहते हैं वृक्कीय अंकुर। हिंदी में वृक्कीय अंकुर, इंग्लिश में रीनल पैपिला। ठीक है, प्रत्येक रीनल पिरामिड का आधार भाग चौड़ा तथा अग्रभाग पतला व शंक्वाकार होता है जिसे हम रीनल पैपिला कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो पिरामिड के बीच बीच में, ये देखिए, पिरामिड के बीच बीच में यहाँ पर कॉर्टेक्स एक संरचना बनाता है। यह है कॉर्टेक्स, यानी प्रत्येक पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स लंबे उभार के रूप में मिलते हैं। ये देखिए, प्रत्येक पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स लंबे उभार के रूप में मिलते हैं। इन उभारों को क्या कहा जाता है, इन उभारों को कहते हैं रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम्स या इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, यानी इसे वृक्कीय स्तंभ भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे वृक्कीय स्तंभ। प्रत्येक पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है ना, ये चीज़, ये पूरा कॉर्टेक्स है। प्रत्येक पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स लंबे उभार के रूप में मिलते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, वृक्कीय स्तंभ या रीनल कॉलम्स कहते हैं, या इसे हम कॉलम ऑफ बर्टनी भी कहते हैं, यानी बर्टनी का स्तंभ। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, कॉलम ऑफ बर्टनी, मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है। कॉलम ऑफ बर्टनी कहाँ पाया जाता है, किडनी में। ठीक, समझ में आया। ये जो रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस, ये कहाँ पर खुलता है, ये मूत्र नलिका यानी यूरेटर में खुलता है। यानी आपने थोड़ा बहुत समझा होगा कि ब्लड यहाँ पर रक्त वाहिनियों के माध्यम से जाता है किडनी में। इन पिरामिड्स में एक और संरचना होती है वृक्काणु, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक ऐसी रचना है जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किडनी की, प्रत्येक वृक्क की। और वही जो नेफ्रॉन मैं बता रहा हूँ, नेफ्रॉन ही ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करती है और उन फिल्ट्रेट को कहाँ भेजती है, कैलिक्स में, रीनल कैलिक्स। और रीनल कैलिक्स से होता हुआ वो फिल्ट्रेट कहाँ जाता है, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से होता हुआ वो चला जाता है यूरेटर में, और यूरेटर से होता हुआ वो मूत्राशय, और वहाँ से फिर यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। बस आज का टॉपिक बस यही कि वृक्क की संरचना, वृक्क में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनके नाम, बस आप इसको नोट करेंगे। हेडिंग डालेंगे मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र, और इसमें लिखेंगे मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र, एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी, एक जोड़ी मूत्र नलिका यानी यूरेटर, तथा एक मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, तथा एक यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग से मिलकर बना होता है। अब वहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे वृक्क, एक किडनी। आप चाहे तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दोनों बना देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हेडिंग डालेंगे वृक्क यानी किडनी, और किडनी में लिखेंगे
वृक्क सेम के बीज के आकृति के, गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है तथा इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। आगे लिखेंगे वृक्क के केंद्रीय भाग के भीतरी सतह अवतल यानी कॉनकेव होती है तथा इसके मध्य में एक खांचा होता है जिसे हाइलम कहते हैं। इससे होकर यानी हाइलम से होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियां तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। आगे लिखेंगे हाइलम के भीतरी ओर एक कीप के समान संरचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणि यानी रीनल पेल्विस कहते हैं तथा वृक्कीय श्रोणि से अनेक प्रक्षेप निकलते हैं जिन्हें वृक्कीय चूसक यानी रीनल कैलिक्स कहा जाता है। ठीक है, रीनल कैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से आप हेडिंग डाल के लिखेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना। लिखेंगे प्रत्येक वृक्क अपने ओर एक पतले संयोजी ऊतक से बने रेशेदार संपुट यानी फाइब्रस कैप्सूल से ढका होता है। आगे लिखेंगे वृक्क में 2 भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट और आंतरिक मध्यांश, यानी बाहरी वल्कुट यानी कॉर्टेक्स और भीतरी मध्यांश यानी मेडुला। आगे लिखेंगे प्रत्येक मध्यांश 10 से 12 शंक्वाकार उभारों के रूप में वृक्कीय श्रोणि यानी रीनल पेल्विस में धसी होती हैं, जिन्हें वृक्कीय पिरामिड या मध्यांश पिरामिड या रीनल पिरामिड्स कहते हैं। आगे लिखेंगे प्रत्येक पिरामिड का आधार भाग चौड़ा तथा आगे या अग्रभाग पतला व शंक्वाकार होता है जिसे वृक्कीय अंकुर यानी रीनल पैपिली कहते हैं या पैपिला कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे पिरामिड के बीच बीच में वल्कुट लंबे पतले उभारों के रूप में मिलते हैं जिन्हें वृक्कीय स्तंभ यानी रीनल कॉलम या बर्तनी का स्तंभ या कॉलम ऑफ बर्तनी कहते हैं। फिर लिखेंगे वृक्कीय श्रोणि यानी रीनल पेल्विस मूत्र नलिका यानी यूरेटर में खुलती है। फिर आप अगले लाइन से लिखेंगे प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्र नलिका यानी यूरेटर निकलती है और आगे बढ़ते हुए मूत्राशय में जाकर खुलती है। लिखेंगे मूत्राशय नाशपाती के आकार का यानी पियर शेप्ड होता है। यह मूत्र संग्रह के लिए हाउज यानी रिजर्वायर का कार्य करता है। हाउज यानी एक थैली के रूप में कार्य करता है जिसमें मूत्र आकर इकट्ठा होता है। लास्ट लाइन लिखेंगे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर मूत्र मार्ग के द्वारा यानी यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर खुलती है। बस ये था आज का टॉपिक जिसमें आपको वृक्क की संरचना के बारे में बताया गया। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बारीकी से पढ़ते हुए आप चलेंगे तो सब कुछ याद करते चलेंगे। जो भी आज का टॉपिक में आपको बताया गया आराम से इसको समझिए, पढ़िए और याद करिए चीज़ों को। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप दे दीजिए। सबसे पहला, वृक्क में कितने भाग होते हैं? दूसरा क्वेश्चन, वृक्क के अंदर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियाँ, तंत्रिकाएं किसके माध्यम से प्रवेश करती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पिरामिड के मध्य में कॉर्टेक्स एक उभार के रूप में मिलता है, उस उभार को क्या कहा जाता है? बस इतने क्वेश्चंस के आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।